हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी हम मस्त होंगे। और जिन लोगों को भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है, चाहे वो फ्रेशर हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो बीच में हैं, मतलब ना खुद को फ्रेशर कह पा रहे हैं ना खुद को एक्सपीरियंस कह पा रहे हैं, तो किसी को भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो वो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अपने यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपरली जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ऑन द फील्ड प्रैक्टिकली सेम टू सेम आपको फॉल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो करंट टाइम की रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। फ्रेंड, आप लोगों का कमेंट और आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, आप जिस तरीके से चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, इसको और ज़्यादा मात्रा में बढ़ाइए, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस दे सकूं। आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे डेड मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं और आई होप आप सभी लोगों को बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिला होगा और आगे भी मिलता रहेगा। इसी कड़ी में आप लोगों का कमेंट आया था कि मुझे आई चार्जर के जो फॉल्ट होते हैं, मतलब आई चार्जर से जो फॉल्ट हमें पता लग जाते हैं, जिससे हमें आसानी हो डेड मोबाइल को रिपेयर करने में, वो बताया जाए। तो मैंने इसी कड़ी में आपको आज एक फ़ॉल्ट डायग्नोस करना सिखाने वाला हूँ। इस फ़ोन के अंदर में एक फ़ॉल्ट है जो कि आप लोगों को रेगुलर आपकी शॉप पे आता होगा और हो सकता है बहुत सारे टाइम पर वो बिना रिपेयर हुए या बिना आप लोगों को पता लगे कि ये फ़ॉल्ट कहाँ से था रिटर्न देना पड़ता हो। अब से नहीं देना पड़ेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा। सबसे पहले मैं आपको फ़ॉल्ट बता देता हूँ। फ़ॉल्ट ये है कि ये हाफ़ स्पीड में चार्ज होता है। क्या हाफ़ स्पीड में? जैसे 0.5, 0.4, 0.3, 0.6 इस स्पीड में होना क्या चाहिए, 1 से 2 एम्पेयर इसकी चार्जिंग स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ चार्जर लगा दिया है 0.5, 0.6। ठीक है, 0.6 अभी जैसे स्टेबल हो गया तो 0.5, 0.6 इस तरीके से होता रहेगा और स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। और अगर ऐसा फॉल्ट आपके पास आता है तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको इस फॉल्ट को रिपेयर करना 100% आने वाला है। और जिन लोगों को इसकी पूरी डायग्नोसिस सीखनी है, क्योंकि ये अलग अलग ब्रांड में आता है और डिफरेंट यहाँ पे नंबर होते हैं, 0.1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो वो ज्वाइन करें हमारा कोर्स। ठीक है, और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप अगर एक शॉपकीपर हैं तो आप कोर्स के दौरान यहाँ पर अपने फ़ोन भी ला सकते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी और स्टेट से हैं, यहाँ पर अपने पास रहने खाने के लिए पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्टल आप लोगों के लिए है। ठीक है, कोई भी असुविधा यहाँ नहीं होगी आपको। तो फ्रेंड, आपने फॉल्ट देख लिया। अब ये 0.6 का जो फॉल्ट होता है, यानी इतनी स्पीड में जो चार्जिंग होती है, ये फॉल्ट कहाँ से होता है, इस फॉल्ट को कैसे सर्च करें, कैसे डायग्नोस करें, वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये एक सैमसंग का फ़ोन है। ये फॉल्ट आपको ओप्पो, वीवो, Xiaomi में भी आता है। तो मैं आज आपको सैमसंग पे बताने वाला हूँ कि फॉल्ट कैसे डायग्नोस करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाता, पूरा डिटेल में समझाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को फॉल्ट डायग्नोस करना है, फॉल्ट ट्रेसिंग करना है। ठीक है, यहाँ मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अब हम चलते हैं अपने स्कीमेटिक डायग्राम में। तो ये SMA750F करके मॉडल है। ठीक है, तो ये जो फॉल्ट होता है कि आपका जो 0.6 या 0.5 की जो चार्जिंग स्पीड में चार्ज हो रहा है और फ़ोन की स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, ये फॉल्ट एक्चुअली में होता कहाँ से है? तो देखिए, इसका जो होता है 3 सेक्शन से मेन रिलेशन होता है। इन्वॉल्वमेंट तो और भी जगह हो सकता है, लेकिन मेन रिलेशन इसके 3। लेकिन देखा जाए तो ये फॉल्ट पावर का होता है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन पावर का फॉल्ट हो गया होता है। ठीक है, तो उसी में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये इसकी PM यूनिट हमको चेक करनी चाहिए। तो PM यूनिट का क्या मतलब होता है? जो पावर IC होती है, चाहे वो सिंगल पावर IC हो, डबल हो, ट्रिपल हो, 4 हो, कितने भी पावर IC, उससे कोई फ़र्क ना पड़ा था, ना पड़ेगा और ना आगे किसी को पढ़ने देंगे। ठीक है, U5000 जो ये नज़र आ रहा है, ये इसकी PM IC है। U5013 जो नज़र आ रही है, ये इसकी चार्जिंग IC है। UCP721 जो आपको दिख रहा है, ये इसकी CPU IC है, जिस पे रैम ऊपर की लेयर में यानी ड्यूल टेकर है। और UME जो दिख रहा है आपको 5000, इसका मतलब है कि ये eMMC या UFS चिप होता है। तो इस मॉडल में eMMC या UFS जो भी चिप लगाएगा वो है ये। ठीक है, यानी मेमोरी चिप। तो ये इन 3 यूनिट्स में मेनली ये फॉल्ट होता है, लेकिन इन तीनों यूनिट्स के बहुत सारे सेक्शन से लिंक होते हैं, तो इसलिए काफ़ी स्किल्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी स्कीमेटिक में डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है, तब जाके इस फॉल्ट को आप डायग्नोसिस कर पाते हैं। इस तरह के जो फंसे हुए फॉल्ट आते हैं आपके पास, छिड़े हुए बोर्ड, उसको अगर आप ट्रेस करना चाहते हो तो आपके
इसी चीज़ों पे काम करने के लिए हमने अपनी ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च कर रखी है, ठीक है। प्रेशर के लिए भी अवेलेबल है, एक्सपीरियंस के लिए भी है और जो बीच में उनके लिए भी है। तो आपको कैसे डायग्नोस करना है, सबसे पहले तो देखिए U5000 जो कोड है इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको स्कीमेटिक डायग्राम में हम पेस्ट करने वाले हैं और मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ कि हमें क्या क्या चेक करना होगा। देखिए सबसे पहले तो ये अगर 0.5 की चार्जिंग या 0.6 की ले रहा है तो इसका मतलब है VBAT बन रहा है, यानी VPH बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो इसको स्टेबल के लिए चेक कर लेना कि स्टेबल है या नहीं है। अगर शॉर्टिंग होता तो आपका चार्जिंग चलने का मतलब ही नहीं बनता। अब देखिए पावर यूनिट का फॉल्ट होने का मतलब क्या होता है कि पावर की नीड तो CPU को भी है, eMMC को भी है, नेटवर्क IC को भी है, हर IC को पावर चाहिए। तो पावर यूनिट क्या है तो मैंने सभी को शामिल कर दिया। लेकिन आपको इसमें क्या है कि हम जो स्टेप्स बताते हैं, हम जो स्टेप्स लिखवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उन्हीं में फॉल्ट मिलता है। हर ब्रांड के कुछ अलग फॉल्ट होते हैं जो हम अपने यहाँ पर डिटेल में बताते हैं कि फॉल्ट कहाँ से मिलेगा और उस स्टेप से आगे पीछे कहीं नहीं वहीं फॉल्ट मिलने वाला है। एकदम समझ लीजिए पत्थर की लकीर रहती है अपने स्टेप्स, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये 0.8 की VDD सप्लाई है, ठीक है। ये CPU की सप्लाइयाँ हैं, ये मेमोरी की सप्लाई है, मेमोरी यूनिट की, ये LDO है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 LDO नज़र आएंगे, एक 1.3 जिसे 1.2 भी कह सकते हैं आप, ठीक है, और एक 2.2 या 2.0, मतलब 2 और 1.5 के आसपास की है। तो ये दोनों में भी फॉल्ट होने पर ऐसा देखने को हमें मिलता है। अगर इनमें से कोई एक लाइन शॉर्ट हो गई हो या कोई भी लाइन में शॉर्टिंग हो गई हो तब भी, या बोल्ट मिसिंग हो गया हो, जैसे कॉइल ख़राब हो गया हो तब भी। लेकिन कॉइल ख़राब होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, इसलिए शॉर्टिंग का फॉल्ट होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन वोल्टेज लाइनों में फॉल्ट होने पर ऐसा होता है। तो पावर IC की फर्स्ट यूनिट है, यानी आपको ये सभी लाइंस चेक करने हैं। VPH तो आपको स्टेबल देखना ही देखना है कि चार्जिंग IC जो है वो स्टेबल वोल्टेज बना रहा है नहीं बना रहा। अगर अनस्टेबल होगा तो एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो अभी आपने चार्जिंग स्पीड देखी, ये फ्लक्चुएट करता है, ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, स्टेबल है, मतलब VPH बिल्कुल ठीक है। फिर आपको क्या चेक करना होगा, जैसे देखिए यहाँ पे VDD अलाइव वोल्टेज है, ये इस लाइन में शॉर्टिंग होने पे भी ये फॉल्ट होता है। VDD MMC कार्ड, इसका कोई लिंक नहीं है। VDD 1.8 AP यूनिट, इसका लिंक रहता है, यहाँ से भी शॉर्टिंग का फॉल्ट होने पर या लाइन ओपन होने पर ये फॉल्ट होता है। लेकिन लाइन ओपन होने पे क्या होता कि हमारी स्क्रीन तो एटलीस्ट कुछ तो इंडिकेट करती, तो ये लाइन शॉर्ट भी हो सकती है, ठीक है। VDD अलाइव 0.8, 1.8, VDDQ DRM, ये DRM वोल्टेज जो अपने रैम के लिए जनरेट हो रही है, इसके शॉर्ट होने पर भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी ये फॉल्ट मिल सकता है आपको। VDD 0.9 AP यूनिट को सप्लाई जा रही है, यहाँ पर भी ऐसा फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। अब ऐसे ही जो आपको CPU से रिलेटेड वोल्टेजेस हैं, इन सभी को आपको देखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और ऐसा कोई ट्रैक है नहीं। हाँ, VDD eMMC 2.85, इसके शॉर्टिंग होने पे, या VDD 1.8 यानी VCC और VCCQ जो होता है अपनी eMMC की सप्लाई, इसमें शॉर्टिंग होने पर भी ये फॉल्ट होता है। तो मिला जुला के जो फॉल्ट है वो जो आपको डायग्नोस करना है, तो मैं अभी थोड़ा रिवर्स में बता रहा हूँ क्योंकि मैं फॉरवर्ड में आया था, तो चलिए फॉरवर्ड में ही बता देता हूँ। फर्स्ट में आपको इस सभी लाइनों की वोल्टेजेस, खास तौर पे आपको मेमोरी यूनिट की और LDO वोल्टेज, लो LDO और हाई LDO दोनों चेक करने, यानी 1 वोल्ट वाला और 2 वोल्ट वाला दोनों, ठीक है, इसमें फॉल्ट रहता है। फिर आपका VDD अलाइव और फिर आपका VDD 1.8 AP, ये VDD 1.8 AP जो है कई में ये VDD AP पैरी सप्लाई हो जाता है। तो ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। और फिर मैंने आपको बताया था VCCQ और VCC, तो यहाँ पे CPU यूनिट से सारे वोल्टेजेस चेक करने हैं। और ये अपना जो eMMC के लिए वोल्टेजेस थे 1.8 और 2.85, तो ये लाइनों में ये फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ मैंने आपको डायग्राम का कॉन्सेप्ट बता दिया कि फॉल्ट आपको यहीं देखने को मिलेगा, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपका CPU ड्राई शोल्ड हो गया है तब भी ऐसा हो सकता है, अगर आपकी eMMC ड्राई शोल्ड हो गई है तब भी ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड, ड्राई शोल्ड की प्रॉब्लम जो है वो लास्ट स्टेप होता है, यानी CPU को उतारना या eMMC को उतारना वो लास्ट स्टेप्स में आएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको सप्लाइयाँ चेक करनी होंगी। अगर आप CPU को फर्स्ट स्टेप बना लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत, क्योंकि इससे फ़ोन बाय द वे डेड भी हो सकता है। उसका रीज़न क्या, CPU क्या सर्जिकल लेवल हो जाता है। अगर डॉक्टरी की भाषा में बात करें तो सर्जिकल लेवल हो जाता है। तो डायरेक्ट आपको सर्जिकल में नहीं जाना है, पहले मेडिसिन डॉक्टर अप्लाई करता है। तो मेडिसिन हमारी क्या होती है, मल्टीमीटर से कोई लाइन में शॉर्टिंग ओपन वगैरह चेक करना। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही
अच्छे से सीखना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ग्राहकों के फ़ोन ख़राब मत करिए, उसको सीखिए। सीखने में कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहीं ना कहीं से कोर्स करिए जिससे कि आपको अच्छा नॉलेज मिले। हाँ, अब जैसे कि देखिए हम लोग कम स्टूडेंट्स के साथ सिखाते हैं, उसका रीज़न बता देता हूँ। देखिए टेक्निकल कोर्स है, हाथ का हुनर वाला कोर्स है, तो अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो थ्योरी लिख के जाने के लिए स्टूडेंट नहीं आता, थ्योरी को समझना भी तो है। अगर आप 60-70 स्टूडेंट के बीच में रहेंगे तो आप टाइम कैलकुलेट करिए कि आपको कितना घंटा मिल रहा है 25 दिन के कोर्स में, ठीक है। पर स्टूडेंट पे वो टाइम का कैलकुलेशन निकालिएगा। कहने का मतलब है 5 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं, कितने भी हो, चाहे किसी बस 100 है, तो अगर 25 दिन का कोर्स है तो आप टाइम से डिवाइड करिए कि आपको कितने घंटे मिले, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कितने घंटे मिलेंगे रोज़ के, तो आपको फ़र्क पता लग जाएगा, क्योंकि ये हाथ का हुनर वाला है। थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके रिजल्ट आएगा, ठीक है। सिर्फ थ्योरी लिख के आ जाओगे उससे रिजल्ट नहीं आएगा, थ्योरी को इधर पे समझना होगा, क्योंकि समझ रहेगी तभी तो आपको फॉल्ट मिलेगा। जैसे कि हम लोग आम चाल मतलब बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं कि तेरे को समझ नहीं है इस चीज़ की, तो समझ का क्या मतलब, आपको उसको कॉन्सेप्ट को नहीं पता कि फॉल्ट कैसे फाइंड होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ स्कीमेटिक की, इसका रोल हो गया। फॉल्ट हमें यहीं कहीं ना कहीं से मिलेगा। अब हम अपने फ़ोन को ओपन करेंगे, बोर्ड की कंडीशन वगैरह आपको दिखाएंगे। ये देखिए 0.6 की स्पीड में चार्ज हो रहा है। इसके नट वगैरह पहले ही मैंने खोल लिए हैं सारे। अब मैं फ़ोन खोलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या कंडीशन है इसकी। देखिए बोर्ड की जो शील्ड वगैरह वो निकली हुई है, ठीक है। थोड़ा पास से आके दिखा दीजिए। बोर्ड की शील्ड वगैरह निकली हुई है, ठीक है। ये देखिए बोर्ड पे काम हुआ पड़ा है ऑलरेडी। तो मेरे पास जो बोर्ड आते हैं ना बहुत ही ज़्यादा छेड़े हुए आते हैं, तो इसलिए एक्सपीरियंस जो होता है ना वो अलग ही लेवल का हमें मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स हम लोग फेस करेंगे उतने ज़्यादा क्या होता है हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं हर चीज़ के लिए। तो अभी अपना कैमरा वगैरह हम रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। फ्रंट कैमरा रहता है वो भी रिमूव कर लेते हैं। बोर्ड की आपको दोनों साइड से मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखिए दोनों साइड से बोर्ड पे शील्ड वगैरह कहीं भी नहीं है। सीपीयू सेक्शन की भी शील्ड हटी हुई है, चार्जिंग सेक्शन की भी शील्ड हटी हुई है, पावर सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन सब जगह ही उखाड़ दी, ये बस एक छोड़ दिया अब, ठीक है। तो चलिए अब जो है मैं आपको इसको चेक करना बताता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। इसमें अब हमारा मल्टीमीटर हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सिंपल सी चीज़ है कि हमें शॉर्टिंग ढूंढनी है, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको भी स्टेप्स बताए हैं उन्हीं जगह में से कहीं पर हमें शॉर्टिंग देखने को मिलेगी। देखिए मल्टीमीटर अपना बीप की रेंज पे है और हम शॉर्टिंग देख रहे हैं। तो ये बक कॉइल्स हैं, मतलब पावर आईसी के चारों साइड हमें देखनी है कि शॉर्टिंग कहीं भी ना हो, ठीक है। मेन तो आपको कॉइलों पे ही देखनी है, इससे पता चल जाएगा। तो कॉइल पे ग्राउंड से बीप नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये कैपेसिटर एक साइड बीप देगा और अपोजिट साइड नहीं देगा। तो शॉर्टिंग देखिए इधर पावर सेक्शन पे हमें देखने को नहीं मिल रही है, बक वगैरह की लाइनों पे। अब जो है इसकी अगर बात की जाए तो शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं मिल रही है पावर सेक्शन पे। तो
अब ऐसे करके तो मैंने जो आपको बताया है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको वापस से लाऊंगा बिट मैप पे, ठीक है। ये देखिए, ये वो कॉइलें हैं जहाँ पे मैंने चेक करा है, इन्हीं कॉइल्स पे मैंने आपको चेक करने के लिए कहा था, ठीक है। तो ये सारे कॉइल्स तो चेक हो गए, ये सारे कॉइल्स चेक हो गए हैं। इन्हीं कॉइल्स पे अभी हमने चेक करा है L5000, 5001, 5002। लेआउट पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए 5005, 5009, 5003, L 5002, 5001, 5004, 5000। तो ये वो सभी कॉइल्स हैं, ठीक है, जो स्कीमेटिक में मैंने आपको अभी बोला था चेक करने के लिए। देखिए 5000, 5001, 5002, 5003, 4, 5, 6, 7, 9। तो इनमें से कहीं पर भी हमें शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही है, यानी पहली यूनिट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसकी सेकेंड यूनिट पर आते हैं। सेकेंड यूनिट क्या होता है कि इसके अंदर बक कॉइल्स नहीं होते, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते। मतलब इनमें शॉर्टिंग नहीं मिलने का मतलब है कि हमें इस तरफ आना है। वैसे ये फॉल्ट जो है, देखिए LDO लाइन की शॉर्टिंग होने पे, मेमोरी लाइन की शॉर्टिंग होने पे काफ़ी टाइम हमें देखने को मिलता है, 0.8 मिसिंग होने पे भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आपको दिखाने वाले हैं VDD अलाइव लाइन। इस लाइन का हमें एक कंपोनेंट देखना होगा कोई भी, जिस पे हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो इस लाइन का कंपोनेंट सर्च कर रहे हैं हम। तो देखिए जैसे इसमें C4009 करके एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक ये देखना होगा हमें C4009, और दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा अपना है VDD 1.8 AP। अब देखिए इन दोनों लाइनों पे क्लिक कर रहे हैं हम, 0.8 पे और AP वाली लाइन पे, तो दोनों ही लाइन काफ़ी बड़े हैं, देखिए, है ना, ये दोनों लाइन काफ़ी बड़े हैं। तो इस लाइन में क्या होता है, काफ़ी सारी ICयों की कनेक्टिविटी होती है। अब वही देखिए जो मैंने और आपको ट्रैक बोला था, जैसे लाइक 2.85, तो इसकी लाइन छोटी हो गई, ठीक है। ऐसे ही 1.8, ये लाइन भी छोटी हो जाती है। लेकिन ये 0.8 वाली लाइन जो है ये काफ़ी बड़ी होती है, और इसमें भी शॉर्टिंग अगर हो तो फिर टाइम लगता है ढूंढने में, ठीक है। जैसे आपको दिखाया था मैंने C4009 करके एक कैपेसिटर है इसकी लाइन में, इसको बिट मैप पे दिखाया तो हम आपको कहाँ पर है, और ये लाइन कितनी बड़ी होती है, और इस लाइन से फॉल्ट होने पे ऐसा क्यों होता है ये भी दिखा देता हूँ। एक बार रेड्स लाइन को ऑन करके ऑफ करना है। ये देखिए, ये लाइन जो होती है अपनी CPU और पावर IC के बीच में कनेक्टिविटी बनाती है, ठीक है। तो ये लाइन अगर शॉर्ट हो जाए, अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाए तो उसका पूरा फ़र्क पड़ेगा हमें, और तब भी ये फॉल्ट हमें देखने को मिलता है मतलब ये 0.6 वाला जो DC चार्जर के थ्रू आता है। अब वापस से आते हैं हम अपनी पावर यूनिट पे। इसी वोल्टेज के पास में देख सकते हैं आप 1.8 वाला लाइन जो है, इस लाइन का भी एक कैप दिखाई तो मैं C4015। तो इसमें तो देखिए हमें यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करनी है, इस जगह पर शॉर्टिंग चेक करनी है, कर ही लेते हैं, फिर इसके बाद की दूसरी लाइन चेक करेंगे हम। चलिए, एक साइड तो बीप आता ही है, एक साइड बीप आ रहा है और अपोजिट साइड नहीं आ रहा है। इस लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अगर इस साइड में बीप आ जाता, इस साइड में इस कैप पे देखिए इस साइड आ रहा है, अगर इस साइड आ जाता तो ये लाइन शॉर्ट होती। तो ये लाइन भी ठीक है। तो ये वाली लाइन जो 0.8 की हो गई, ये बिल्कुल ओके है, अलाइव वोल्टेज। अब हमें ये 1.8 वाली लाइन चेक करनी है। ये काफ़ी बड़ी लाइन होती है, और ये नेटवर्क सेक्शन हो गया, और काफ़ी सारे सेक्शंस को इनेबल करने का काम करता है, या ऑलवेज ऑन रखने का काम करता है। इस लाइन के एक कंपोनेंट का हम नंबर सर्च कर लेंगे, C4015।
डेट्स लाइन को ऑन ऑफ करना होगा। ये देखिए, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। और इस लाइन को टेस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसमें आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको इस लाइन को चेक करना होता है। अगर फॉल्ट मिले, नहीं मिले तो हमें और आगे देखना होगा कि क्या फॉल्ट पॉसिबल है। फिर इसके बाद हमारे 2 स्टेप रहेंगे, VCC और VCCQ, EMMC की वोल्टेज चेक करना। तो अब इसमें हम कहीं पर भी, इन सभी कंपोनेंट में से कहीं पर भी अब हमें शॉर्टिंग चेक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं पावर के सेक्शन में कोई कंपोनेंट है क्या कि ये यहाँ पे एक कंपोनेंट हम इस पर चेक कर सकते हैं, इस जगह पर भी चेक कर सकते हैं। तो जो जगह इजीली याद रह सके, तो यहाँ देखिए ये जो बक वाली लाइन है, इस लाइन में 2 कैप के बाद में एक सिंगल लगा हुआ है और जिसके बगल में 2 टिप खाली बने हुए हैं। ये देखिए, इस पर हमें शॉर्टिंग चेक करनी है। ये देखिए, ये 2 खाली टिप यहाँ पर है। ये देखिए 2 खाली टिप। अब देखिए यहाँ पर इस कैप पर दोनों साइड हमें बीप आ रहा है। तो फाइनली हमें शॉर्टिंग मिल गई है। एक बार मल्टीमीटर को पूरा कवर करिए। ये देखिए, जो शॉर्टिंग है वो हमें मिल चुकी है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। और मैं इसको माइक्रोस्कोप पे भी शिफ्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं इस खाली पॉइंट की बात कर रहा था जो हमें स्कीमेटिक में नज़र आ रहा था। ये वो कैप है 1.8 वाली लाइन में लगा हुआ है और ये लाइन शॉर्ट है। अब ये लाइन बहुत बड़ी है और सर का दर्द रहती है सभी के लिए, तो इतने सारे कंपोनेंट्स चेक करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसको इजी करते हैं और आपको भी सिखाते हैं कि कैसे करते हैं इस लाइन को डायग्नोस, या मैं कैसे करता हूँ, आप भी ट्रिक करिएगा। इसके लिए हमें रोजिन की हेल्प लेनी है, शॉर्ट किलर की मदद ले सकते हैं या DC की। तो शॉर्ट किलर इस लाइन में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। उसका रीज़न बता देता हूँ। शॉर्ट किलर हमें 20 एम्पियर और 30 एम्पियर दो मतलब सेट में मिलता है। तो ये 30 एम्पियर वाला है। अगर हम इस लाइन में देंगे तो पॉसिबल है कि CPU शॉर्ट हो जाए। तो इस लाइन में शॉर्ट किलर यूज़ ना करें क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप DC सप्लाई यूज़ करें, ठीक है। DC सप्लाई कैसे यूज़ करें वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मुझे करना क्या है, इस पर रोजिन डिस्पेंस करना है, ठीक है। आयरन हमारा ऑन है और रोजिन डिस्पेंस कर लेता हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको शॉर्ट किलर बनाना है अपनी DC सप्लाई को, जिससे कि आपको इस लाइन में ईजिली फॉल्ट मिल सके। तो ये 1.8 जो है ये बहुत लंबा लाइन है, तो हमें रोजिन की मदद इसीलिए चाहिए। तो थोड़ा सा अब टाइम लगेगा। तो रोजिन को जो है वो हमें पूरे बोर्ड पे डिस्पेंस करना होगा। उसका रीज़न आपको पता है, अभी बिटमैप पे दिखाया था मैंने कि ये लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है
और रोजिन से अच्छे से कवर कर दें और बार बार वाला काम ना करें, एक ही बार वाला पक्का काम करें। कई लोग रोजिन को अच्छे से डिस्पेंस करते नहीं है, फिर वो उन्हें लगता है यार ये आईसी पे से हटा है, वो आईसी पे से हटा है, मतलब रोजिन कहाँ से हटा है उन्हें यही नहीं पता लगता। अब देखिए कैसे यूज़ करना है, बहुत ही ध्यान से समझना। पहले ये समझ लो होता क्या है। हम शॉर्ट किलर से या डीसी सप्लाई से अगर कोई मदद लेते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो आपको मतलब नहीं पता लगेगा और आप कैसे ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है। जब भी आप शॉर्ट किलर या डीसी पावर सप्लाई कहीं पर भी शॉर्ट लाइन में लगाते हैं तो लोड बनता है। लोड किसे कहते हैं, आपने देखा होगा एम्पियर लोड करता है, यानी एम्पियर जो होता है, पहले जैसे देखिए 0 तो अगर ये एम्पियर चलने लग गया तो इसका मतलब लोड बन रहा है, और लोड सबसे ज़्यादा उस पर बनेगा जो शॉर्ट हो रहा होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली समझाते हैं अब आपको। ये देखिए, ये जो चौथा रेंज है इसका मैंने ये 1.5 वोल्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसको 1.8 वोल्ट कर लेते हैं। एम्पियर जो है वो आप 2 कर लें, ठीक है, 2 से ऊपर ना करें फर्स्ट यूज़ में। अब यहाँ पे ये कर लिया है। अब हमें इसमें कोई पतली नोज़ल की ज़रूरत है जिससे कि हमारी मदद हो सके। अब मैं ये मल्टीमीटर के ही मदद ले लेता हूँ। ये माइनस में लगा दिया हमने और ये प्लस में। अब पावर के पास जो कैपेसिटर था या इस लाइन का कोई भी कंपोनेंट, उस पे आपको क्या करना है, सप्लाई देनी है। ब्लैक ग्राउंड पे रखना है और जो कंपोनेंट वहाँ था उसके कैपेसिटर के प्लस वाली साइड पर आपको सप्लाई देनी है। अब देखिए एम्पियर चल रहा है, यहाँ पर एम्पियर, यहाँ पे एम्पियर दिखाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे पास में ही आ जाता हूँ। ये देखिए मैं उसी कैप पे दे रहा हूँ जो 2 टिपों के बीच में था,
ठीक है, ये देखिए ये लोड बन रहा है, लोड बन रहा है, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं से बर्निंग हुई होगी। ठीक है, ये देखिए ये लोड, तो ये लोड बनने का मतलब होता है कि शॉर्ट कंपोनेंट या शॉर्ट जो भी पार्ट होगा उस पे से रोजिन हट जाएगा। ठीक है, तो रोजिन देखिए यहाँ पे जो है इस जगह पर पीछे की ओर यहाँ से रोजिन हटा है। मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए माइक्रोस्कोप में देखिए इस जगह से रोजिन हट गया है। ठीक है, यहाँ इस कॉइल के पास से और इस आईसी के पास से। तो आपको थोड़ा डायग्राम पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कौन सी आईसी है जिस पे से रोजिन हटा है। अब थोड़ा मुझे इसको शिफ्ट करना होगा समझाने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे अभी सप्लाई दी थी, ये 1.8 वोल्ट का जो हमने कैप ढूंढा था। ठीक है, इस पे मैंने सप्लाई दी और लोड बना है और हटा कहाँ है हमारा लोड, मतलब जो अपना रोजिन था वो हट कहाँ से गया, यहाँ से इस जगह से हट गया है। ठीक है, अब इस कॉइल से क्यों हटा है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि देखिए ये कॉइल जो है इस आईसी से कनेक्टेड है और ये अपना 1.8 वोल्टेज की लाइन है। ठीक है, ये देखिए ये पावर से भी कनेक्ट होता है, सीपीयू से भी कनेक्ट होता है, नेटवर्क सेक्शन से भी कनेक्ट होता है, काफ़ी सारी जगह कनेक्ट होता है ये। तो यहाँ से अब ये हमें शॉर्टिंग मिली है, तो सबसे पहले तो हमें इस कैप को रिमूव करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हटा है अपना, कॉइल का कोई मतलब नहीं होता, कॉइल बस जुड़ा हुआ होता है इसलिए हट गया है। ठीक है, अब वापस से मैं कर देता हूँ अपना शिफ्ट HDMI 1 पे। और शॉर्टिंग एक बार चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि शॉर्टिंग यहाँ पर इस कैप पर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। देखिए इस कैप पे से नहीं हटा है, रोजिन नहीं हटा था, इस आईसी पे से हटा है और बीप आ रहा है इस कैप के दोनों साइड पर। ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं और चेक करते हैं रिमूव करके। आईसी पे से हटा है, इट्स मीन आईसी शॉर्ट हो रही है। देखिए यहाँ से कैपेसिटर भी बाहर आ गया आयरन से। मैं थोड़ा वहाँ से शोल्डर जो था वो हटा रहा था, क्योंकि जब आईसी हटाते तो शोल्डर वहाँ का रह जाता है। अब चेक करते हैं शॉर्टिंग कैपेसिटर की जगह पे। अब देखिए एक साइड पे बीप आ रहा है और एक साइड पे बीप नहीं आ रहा है। इट्स मीन ये आईसी शॉर्ट कर रही थी। ठीक है, इसी वजह से ऐसा था। तो ये आईसी जो है वो एपीटी स्विच आईसी होती है जो नेटवर्क सेक्शन के लिए पावर ट्रांसमिट करती है। तो ये शॉर्ट है, अब ये हमने हटा दिया है। ठीक है, अब इसका रोजिन क्लीन करना है हमें। ठीक है, इसका रोजिन क्लीन करना है और इस शॉर्ट अपनी एपीटी आईसी को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब रोजिन क्लीन करना है। रोजिन क्लीन करने के लिए क्या करें, अगर आपका जो ब्रश है वो सूखा है तो सबसे पहले इसको सूखे ब्रश को आप मार दोगे तो जो मेन लिक्विड होगा वो हट जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको लिक्विड के साथ हीट कर मतलब साफ़ कर देंगे तो पूरा साफ़ हो जाएगा। अगर ये रोजिन हम छोड़ देंगे तो फ़ोन जब चलेगा थोड़ा बहुत हीट होगा तो ये रोजिन पिघलेगा। जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो यूज़र को।
इसलिए रोज़िन हटाते हैं। कॉटन की मदद से भी सफाई कर लेते हैं। अब इसको चालू करके देखते हैं। APT-IC जो है वो मुझे लगाना होगा इसमें, बट पहले जो इसमें फॉल्ट था वो देख लेते हैं ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि फॉल्ट शॉर्टिंग निकल गई है तो फ़ोन जो है वो ऑन होना चाहिए, नहीं ऑन होता है तो बोर्ड छेड़ा हुआ है, कुछ कह नहीं सकते, फिर कोई IC का भी फॉल्ट हो सकता है, बट देखते हैं, ऑन होना चाहिए। अब जैसे देखिए 0.6 की जो स्पीड होती है ये तब भी हो सकता है आपका, ये मैं बता दूं आपको, जब आपकी बैटरी बिलो चार्ज हो, मतलब कम चार्ज हो। तो वो भी दिखा देता हूं मैं आपको कि ऐसा तो नहीं है कहीं, वैसे इसमें तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए 4.1 तो बिलो चार्ज का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका 3 वोल्ट के नीचे होता, मतलब 3.3 से नीचे होता तो बिलो चार्ज होता, तब ऐसा हो सकता था। तो ये अबव चार्ज है, इतने पे तो फ़ोन ही चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़रूर चेक कर ले कभी भी फ़ोन को खोलने से पहले, कहीं बैटरी बिलो चार्ज हो, इसलिए हाफ स्पीड में चार्ज होता है, ये फॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको फॉल्ट ना मान के कहीं आप लोग अपनी कार्रवाई शुरू कर दो, कार्रवाई में पता लगे कि बैटरी डाउन थी और आपने कुछ से कुछ काम कर दिया, ठीक है। तो ऐसा भी ना हो। अब इसको चेक करके दिखाऊंगा मैं आपको। जैसा मैंने आपको बताया बैटरी बिल्कुल ठीक चार्ज है, इतने चार्ज पे फ़ोन ऑन होना चाहिए, क्योंकि इसकी बैटरी सबसे पहले मैंने बूस्ट करके देख ली थी जब ये फ़ोन मेरे पास आया था, अपने चार्जर पे लगा के इस पे चार्ज करके लिया था, इसलिए मुझे श्योरिटी थी इस चीज़ की। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो काम है ना वो बड़े पेशेंस के साथ करना होता है, जब ज़रा भी जल्दबाजी और काम ख़राब। तो चलिए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले तो देखो मैं चार्जिंग इसमें लगा देता हूँ। ये देखिए 0.6 ले रहा था, मैंने तो कहा यार कि अभी तो इसको ठीक किया, 0.6 ही क्यों है, 1.1 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए चार्जिंग का स्टेटस भी आ गया है, ये रोज़िन लग गया। चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं। फ़ोन ऑन हो गया और देखिए जो चार्जिंग स्पीड है ये भी बिल्कुल अभी ठीक दिखा रहा है, ठीक है। 0.6 की जो प्रॉब्लम है, तो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको उसमें से 2 स्टेप्स और रहते थे, लेकिन हमें फॉल्ट मिल गया। तो अगर आपको भी इस तरह का फॉल्ट आता है या कोई और डिफ़िकल्ट फॉल्ट आता है, ये डिफ़िकल्ट फॉल्ट के लिए तो मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किया था, तो मैंने बताया, ठीक है। अगर आप में से भी किसी को कोई भी फॉल्ट अगर मुश्किल लगता है तो वो मुझे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनली हमारा फ़ोन बिल्कुल सही ऑन हो गया है। बस अभी क्या है, इसमें एक APT स्विच हमें डालना होगा जिससे कि इसकी नेटवर्क सेक्शन को भी वोल्टेज मिले, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और जो भी सीखने को मिला है, ठीक है, उससे आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ कमाओगे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम बढ़े और आप अच्छे से ग्राहकों को सर्विस दे सके जिससे आपका रिटर्न ना जाए ग्राहक, चाहे किसी भी सेक्शन का फॉल्ट हो आप ढूंढ ही लो, तो हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, सीट बुकिंग चल रही है। और अगर आप सीट बुक करवाने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, रहना खाने की सुविधा यहाँ पर पूरी उपलब्ध है, हॉस्टल है रहने के लिए, खाने के लिए, सारी चीज़, मतलब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और आपको क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने पे सपोर्ट मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट मैं सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे कोई मैडम वगैरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो मैंने आपको बताया 60-70 बच्चों के बीच में अगर आप सीखोगे, ठीक है, तो आप टाइम कैलकुलेट करोगे 25 दिन में कितना टाइम आपको टीचर दे पाएगा, कितना आप टेक्निकल, क्योंकि हैंड स्किल वाला कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, इसमें आप जब तक पूरी नॉलेज नहीं लोगे तो फॉल्ट कैसे रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो फ़ोन जो है वो बिल्कुल आप अच्छे से चाहते हैं कि आप रिपेयर कर सको, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते, ठीक है। और अगर आगे भी आपको इस किस्म की वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है।
मैं हिमांशु कुमार आज आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।